हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग करेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस 6 जनवरी का जो हमारे यूजीसी नेट का हुआ था पार्ट नंबर 3। और इसके साथ हम लोग समझेंगे कुछ क्वेश्चन जो हमारे रह चुके हैं इस एग्ज़ाम में। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, वो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोज़ लिंक्स वगैरह आपको अवेलेबल करा दी जाती हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें कि क्वेश्चन 2 पार्ट में हो चुके हैं। लगभग 40 क्वेश्चन आसपास हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 41 नंबर से। सूची दी थी, ये एक सार्क सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जा रहे हैं। जून अभी जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे रिपीटली पूछे जा रहे हैं, तो उनको याद ही करना पड़ेगा, ऑप्शन तो नहीं है कोई भी। तो ये था ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो और इस्लामाबाद। इसके बारे में पूछा था कि इसको लगाना था सही में। इसका आंसर 2 है, ठीक है। और इसमें जो पहला हुआ था ढाका में, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ढाका में 1993 ध्यान रखना आपको है, ठीक है। और इसमें फिर इसका नई दिल्ली में होता है दूसरा 1995, और आपका कोलंबो में होता है 1998 में, और इस्लामाबाद में होता है 2004 में। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि 6, 8, 10th एंड 12th सम्मेलन, ठीक है। और इसके आप लिस्ट नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगी इसकी लिस्ट पूरी, अभी तक के जितने सम्मेलन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बुक का था द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पूछा था किसकी बुक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान की, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे इसके आंसर। बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और जो ड्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने, उसी से रिलेटेड ये बुक है, ठीक है। तो बेसिकली ये फैक्ट है, आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ हो सके, इस एनालिसिस का, जिससे वो अपने भी क्वेश्चन में ला सकते हैं आंसर। अगर आंसर किसी नहीं मिला है तो अपना वो चेक कर सकते हैं कितने उनके हुए हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया नहीं, गवर्नमेंट का, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली से पूछा गया है क्वेश्चन है कि प्रणाली विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है अध्यक्षीय, ठीक है। ये हो जाएगी संसदीय, ठीक है। अब डिफरेंस पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिव में भी हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ के लेकर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, संसदीय सिस्टम किसमें विषय है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछेंगी। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए नॉमिनल हेड, या कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछा गया है स्पेशली। तो आप इसमें आंसर जो है अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जिससे हम लोगों को समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट भी हो रहे हैं। तो सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली हम लोग देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है इसमें, ठीक है। शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है और नियंत्रण एवं संतुलन पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व पाया नहीं जाता, ये पाया जाता है संसदीय व्यवस्था में, ठीक है। तो सी आपका हो जाएगा रिमूव, एंड दैट ए भी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखते हैं हम लोग आंसर 3 है, ए एंड सी। पहले है शक्ति का पृथक्करण करना, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो होती है, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। और मैं जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, अमेरिका में राष्ट्रपति और विधायिका कांग्रेस अलग होती है, यानी वहाँ का राष्ट्रपति बेसिकली अलग है, वो चुना गया है, ठीक है, और विधायिका वहाँ की अलग रहती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि नियंत्रण एवं संतुलन की बात करता है, एक अंग द्वारा दूसरे अंग की शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन रखा जाता है, ताकि कोई भी अंग तानाशाही ना कर सके। इसमें भी अमेरिका का उदाहरण लिया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति विधेयक पर वीटो कर सकता है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस उसे पारित कर सकती है। क्या नाम है कि सीनेट वगैरह भी रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक चेक एंड बैलेंस लगा रहता है एक दूसरे का, ठीक है। अब कलेक्टिव जो सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है, जहाँ मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जैसे भारत, इसमें हम लोग भारत लेंगे, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डी है एक नाम मात्र का प्रमुख, ये नॉमिनल हेड होना, ये इनकरेक्ट है इसमें भी, मतलब ये इनकरेक्ट चल रहे हैं। अध्यक्ष प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ना कि नाम मात्र का, मतलब सबसे मुख्य रहता है अगर उसकी बात हम लोग करेंगे। और संसदीय प्रणाली में हो सकता है नॉमिनल भी हो, और विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता रहती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें स्टेटमेंट सारे दिए, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। सार्क के मार्शल, मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था, सार्क से रिलेटेड काफ़ी हद तक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अभी एग्जाम में रिलेटेड।
तो पूछा था कि किन की क्या पदावधि रही है, अब्दुल एहसान, यादव खान सिलवाल, निहाल रोड्रिगो और सीलकांत शर्मा का। तो आंसर इसका है फोर्थ। मैंने एक लिस्ट ऐड कर दी है, आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अबुल एहसान, किशोर कांत भार्गव, इब्राहिम हुसैन जाकी, सिलवाल कांत यादव, नीम्यू हसन, निहाल रोड्रिगो, QAM रहीम, चेंक्याब दोरसी, सीलकांत शर्मा, फातिमात। ये देखो सीलकांत शर्मा पूछा था और आपका पूछा था सिलकांत यादव खान सिलवाल, ये थे, ठीक है। और अहमद सलीम, अर्जुन बहादुर थापा और अहमद हुसैन BCR जो करंट में अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये आज की डेट में हैं, ये पाकिस्तान से हैं, तो भारत से एक हैं और भारत से दो हैं, ठीक है। ये नेपाल से थे, यादव जरूर है बट यादव कांत सिलवाल लिखते हैं, ठीक है। तो 1989 से 1991 हो गया किशोर, और अब्दुल एहसान का हो जाएगा 1985 से 1989, यानी पहले ये रहे हैं प्रथम, ठीक है। तो अभी लिस्ट को भी ऐड अपने नोट्स में कर सकते हैं, हो सकता है कि आगे भी क्वेश्चन इससे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द लॉज ऑफ पीपल बुक। तो नॉर्मल सी बात है, सभी को लगभग आ गया होगा, जॉन रॉल्स की बुक है, ठीक है, द लॉज ऑफ पीपल की बुक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोबुक्स फर्स्ट सम्मेलन कब और कहाँ, मतलब कब हुआ था। तो बेसिकली ये 1968 में हुआ था। और अगर आपको मतलब बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये हर 20 साल में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बने, देखिए फर्स्ट हुआ था 1968, ठीक है। सेकंड पूछे तो देना 1988 में हो जाएगा। थर्ड भी हो चुका है, जो हो चुका है आपका 2008 में, एंड फोर्थ होने वाला है, ठीक है। ये कब होगा, 2028 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 20-20 साल के अंतराल में होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर was the 52 second amendment, constitutional amendment enacted which provide for the disqualification of member of parliament and state legislature for switching from one political party to another। 52वां संविधान संशोधन जो है वो मतलब ये पूछता है आपसे कि अगर आप जब दूसरी पार्टी में जाएंगे या फिर आप कुछ ऐसी गतिविधियाँ करेंगे जिससे आप कह सकते हैं कि आपको निष्कासित किया जाता है, तो कौन सा बंद लाया गया था इस चीज़ के लिए। तो 1985 में लाया गया था 52वां संविधान संशोधन। इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फेमस आर्टिकल है और आपको ये क्वेश्चन लगातार PYQ में बन रहा है और आगे भी बनेगा, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। 52वां संविधान संशोधन 1985 को एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ये संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल भी आ गई। इसी से देखिए 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये हो गया, बन चुका है। अब ये पूछा जाता है 1985 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 52वां। कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को डिफेक्शन के आधार पर यानी कि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने यानी डिस्क्वालिफिकेशन करने का प्रावधान करती है, ठीक है। इसके मुख्य प्रावधान थे, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये मतलब कह सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एंटी डिफेक्शन काम करता है। दूसरा है, यदि कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए और यदि उसका समर्थन करता है तो वह अयोग्य हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड इज, स्वतंत्र रूप से चुने गए सदस्य जो हैं किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो वे अयोग्य हो जाते हैं। जो 6 महीने का पीरियड मिलता है उसमें ही जुड़ना होता है, अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और 2/3 से पहले मर्जर होने पर दल बदल को वैध माना जाता है, यानी अगर आपकी पार्टी के जितने भी 2/3 अगर मेंबर जाते हैं किसी अन्य पार्टी में तो वो वैध माना जाएगा, ठीक है। तो आपकी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। संशोधन की पृष्ठभूमि भी थे 1968 से 70 के दशक में भारतीय राजनीति में दल बदल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया गया, ध्यान रखना है। इस अधिनियम को राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया और 15 फरवरी 1985 को इसे लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन बन सकता है कब लागू किया गया, 15 फरवरी 1985, ठीक है। कब आया, 10 शेड्यूल के लिए आया। कितने चाहिए, जब नहीं मान होता 2/3 चाहिए। तो ये कह सकते हैं ओवरऑल एक 10वीं अनुसूची जो क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट भी मैंने बता दिए, ईयर भी बता दिया और क्या प्रावधान रहते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बिकम ओनली द सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विन ऑन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आफ्टर विनिंग नवंबर 2024 इलेक्शन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये पूछ रहा है कि अगर लगातार नहीं, जैसे कि मान सकते हैं कि ट्रम्प जो थे और फिर ट्रम्प बनते हैं, ठीक है, अभी 2024 में चुनाव जीते, ठीक है, यहाँ का बीच एक कार्यकाल खाली रहना चाहिए, मतलब कोई और होगा
उसके बाद आना, मतलब ट्रम्प, उसका कोई दूसरा, फिर ट्रम्प। तो ऐसा कौन रहा है? तो ग्रोवर क्लीवलैंड थे जो बने थे, और ये लगातार वाले हैं जैसे कि अब्राहम लिंकन वगैरह। तो इसके बाद थोड़ी डिटेल आप नोट कर लेना इससे रिलेटेड। ग्रोवर क्लीवलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने नॉन कंसेक्यूटिव 2 कार्यकाल जीते थे। सबसे मतलब कह सकते हैं कि ग्रोवर क्लीवलैंड थे, और दूसरे हो गए डोनाल्ड ट्रम्प। पहला था 22वें राष्ट्रपति तब बने थे, तब 1885 1889 के कार्यकाल में। दूसरा कार्यकाल था 1889 से 1897। 1888 के चुनाव में बेंजामिन हैरिसन से हार गए थे, लेकिन 1892 में उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुना गया। यानी कि एक कार्यकाल 22वां था उनका, 24वां उनका था, जो 23वां कार्यकाल था उनका वो थे बेंजामिन हैरिसन, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 1924 के चुनाव जीते हैं, वो ग्रेवी क्लीवलैंड के बाद में दूसरे राष्ट्रपति ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो लगातार यानी नॉन कंसेक्यूटिव 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। पहला कार्यकाल उनका था 2017 से 2021, और दूसरा कार्यकाल है 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। अब 2000 आप जान ही रहे, इसमें कार्यकाल उनका चालू हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कौन थे, कितना कार्यकाल था, इस तरीके से क्वेश्चन को आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव PYQ PYQ PYQ। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चेस्टर बर्नार्ड के हैं, ठीक है। तो सभी को लगभग पता होगा इसके बारे में, तो और नहीं पता तो अपने नोट्स में जरूर इसको ऐड कर लें। MC राजा ऑफ मद्रास वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ। एक क्वेश्चन आया था मद्रास के MC राजा किसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, एक तो हो सकता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो नहीं सकता। जब मद्रास का दौरे तो असम की बात नहीं होगी, तो एक बचेगा ऑप्शन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। MC राजा जो थे वो दबे कुचले वर्गों के प्रमुख नेता थे असम से, मद्रास के डिप्रेस्ड क्लासेस में, ठीक है। तो 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो बना, उसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। जैसे जस्ट अम्बेडकर जी ने काफ़ी मतलब ऐसा संघर्ष तो नहीं किया क्लासेस बना के, बट हाँ उनके लगभग समकक्ष आप उनको मान सकते हैं कि उन्होंने जैसे प्रोसेस किया, इन्होंने भी दल मतलब एसोसिएशन बना के रिप्रेजेंटेशन की बात की। 74 संविधान संशोधन किसका प्रयोजन है? ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, न्यायिक सुधार, या शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन। तो अर्बन लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं आया हूँ, और जब कोई अदर पार्ट बनाऊंगा तो उसमें सारे एक्सप्लेनेशन एक साथ दे दूंगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट GATT या WTO। वो भी फॉल्स बताना, आपको ही ध्यान रखना था, इसमें पढ़ना था फॉल्स के बारे में, असत्य। पहला है कि 1948 से 1994 के बीच में GATT ने अधिकांश विश्व व्यापार के लिए नियम प्रदान किए, बिल्कुल सही है। जब बना था तब GATT के बाद में जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड में, फिर WTO बन गया 1994 के बाद में 1995 में, ठीक। GATT एक अस्थायी समझौता और संगठन था, बिल्कुल सही। WTO वॉज क्रिएटेड 1 जनवरी 1995, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि कब बना, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वाज हेल्ड इन 2009। नो, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। द 20th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वाज हेल्ड इन दिल्ली में, ऐसा कोई हुआ ही नहीं, तो दोनों गलत हो जाएंगे आपके, डी और ई सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। GATT वाला मैंने बता दी 1948 से 1994 तक रहा, ठीक है। टेम्परेरी था, ओरिजिनली जब आया था तो टेम्परेरी था, बट इसे परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, ठीक है। इट वॉज नॉट अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अनलाइक WTO। WTO वॉज क्रिएटेड 1 जनवरी 1995 को बना, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई, ध्यान रखना आपको, ये हुई थी 1996 में इन सिंगापुर 1996। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके MP सेट में। MP सेट अभी हुआ था 2024 में दिसंबर में, उसमें यही एग्ज़ाम पूछा गया था क्वेश्चन का कि कब कहाँ हुई थी, उसमें जगह पूछी गई थी। और जो 28वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO है वो ऐसा है नहीं कुछ भी, ठीक है। और ऐसा कुछ अभी तक डेटा मिला नहीं है, कह सकते हैं कि यहाँ दिल्ली में तो नहीं हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू के बारे में मतलब ऐसे हैं कि इसमें बताने आपको 5 स्टेटमेंट हैं। पहला है आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी से, और ये कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, और आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए विचारधाराओं की। जैसे अभी पूछ रहा है कि एक्सट्रीम जो फेमिनिस्ट है, अभी फेमिनिस्ट रिलेटेड है, उन्होंने कहा कि जो लिंग शोषण और दमन को पकड़ फेंकने को आह्वान करता है, बिल्कुल सही।
मार्क्सवाद के अनुसार विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के शासन को वैध ठहराता है, यानी हैव्स और हैव्स नॉट, हैव्स नॉट, ठीक है। उसके बाद में फांसीवाद के अनुसार लोगों को अपने नेता के आदेश मानने चाहिए, बिल्कुल यही होता है ये फांसीवाद में। उसके बाद जेल में महिला के अधिकारों का विरोध किया, गलत, उन्होंने तो उसका बढ़ावा देने की बात की। वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्रांति विचार का विरोध नहीं, समर्थन किया। तो 2 आपके हो जाएंगे गलत और 3 हो जाएंगे सही। ABC आंसर इसका हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। द ह्यूमन कंडीशन बुक, हन्ना आरेंट, जो लगभग सभी को आइडिया होगा क्योंकि PYQ भी रिपीटली बुक हो रही है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अब इस क्वेश्चन पे अभी तक NTA की फाइनल आंसर की नहीं आई, जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक के लिए आंसर आपका रहेगा 1922, ठीक है। बट अगर आंसर की में कुछ चेंज होता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स 1920 भी हैं। जो अगर देखा जाए तो ओरिजिनल टीम 1920 है, बट 1922 NTA ने आंसर दिया है, NTA आंसर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया, 1866। और ये भी रिपीटली क्वेश्चन है, बट नॉट हम कह सकते UGC नेट में नहीं, बट अदर एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक। मैंने कुछ इसमें ऐड किए हैं, तो मैं कुछ आपको बता दूं कि अभी अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिक्किम और मणिपुर की क्रोनोलॉजी लगाने को पूछी गई थी हाई कोर्ट की। तो मैंने इसको डाला भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए। तो मैंने बताया था कि सारी लिस्ट आप याद कर सकते। तो आपने देखिए इलाहाबाद इसमें दिया था, ठीक है। सबसे पहले तो कोलकाता, बॉम्बे एंड चेन्नई, 1862, ये ध्यान रखना आपको, एक साथ में थे। फिर इलाहाबाद हो गया, और ये तो आप याद कर ही लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैंने इसलिए लगा दिया स्क्रीनशॉट, आप अपना ऐड कर सकते हैं। गुजरात पूछा जा चुका है, सिक्किम भी पूछा, अब यार दिल्ली भी पूछ सकते हैं 1966, ये भी बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि कैपिटल है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मेघालय 2013 में था, और अभी जो करंटली बने तेलंगाना 2019 और आंध्र प्रदेश 2019, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इनका आप याद भी रखना कि इनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कितना है और सीट कहाँ इसकी बैठती है। जैसे कि मैं बताऊँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो इसकी जो बेंच है वो लखनऊ है, ठीक है। और आपकी राजस्थान में से है तो यहाँ जोधपुर, उसकी बेंच जयपुर में रहती है। जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें नेक्स्ट एग्जाम में। क्वेश्चन था अगला, ट्रीटीज़ थी और उनके ईयर मिलाने को थे। लगभग ये क्वेश्चन बार बार ऐसे तरीके से आपने देखा होंगे पिछली वीडियो में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, अगर इसको करना है तो सबसे पहले तो याद होने चाहिए। सबसे पहले था अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में था, तो 1959 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972 बिल्कुल करेक्ट है, सीधे सीधे हो जाएंगे इसमें। आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी 1967 में, और लिमिटेड LTBT हुई थी 1963 में। तो अंटार्कटिका ट्रीटी हो गई, एंटी बैलिस्टिक हो जाएगी, बहा हो जाएगी, आपकी सीमित प्रबंध हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 1, जो सारे आपके बिल्कुल करेक्टली लगे हुए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार में अवसर की समानता को गारंटी दी गई, ये भी PYQ है। तो आर्टिकल 16, जिसमें हमारे रोजगार में अवसर की समानता की बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि रिपीटली है, तो इसमें डिटेल तो नहीं मैंने एक्सप्लेनेशन को ऐड की, बट हाँ ये ज़रूर है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने की कोशिश ज़्यादा करें। बेसिक बनेगा बट गलती नहीं होनी चाहिए। किसने नौकरशाही को शोषक वर्ग के उपकरण की संज्ञा दी है, तो ब्यूरोक्रेसी इज द टूल ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिंग क्लास। तो इसका आंसर कार्ल मार्क्स है। बट आप ये देखिए कि BR अम्बेडकर को हम लोग यहाँ अलग कर सकते थे, अब 2 थिंकर रह गए थे, फ्रेडरिक्स और हैजरबर्ग। तो हैजरबर्ग भी आपके अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और फ्रेडरिक्स का तो लगभग पूछा ही जा रहा है एग्जाम में, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इनके बारे में बेसिक फैक्ट। क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र के बारे में सही विकल्प बताना है। तो हम लोग देखते जाते हैं कि कोई स्टेटमेंट को, ये विशाल देशों के लिए लोकतंत्र को व्यवहार स्वरूप प्रदान करता है, जैसे कि इट प्रोवाइड अ बिहेवियर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉर लार्ज कंट्रीज। और यह सरकार और शासित की मध्य एक रेखा स्थापित करता है, यह सरकार और शासित की मध्य रेखा मिटा देता है, यह वर्गहीन समाज की बगल करता है। सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक हो, ठीक है। ऐसी कोई बात तो नहीं करेगा, ठीक है। ये तो समाजवाद की बात है, DDNT, आंसर इज AB, देख लीजिए। ले, ये भी एक कीवर्ड मैंने बताया कि आपको कैसे क्वेश्चन को देखना है। अब देखिए, और कहीं ना मिले ये प्रचलित आधुनिक रूप में जनमत संग्रह, पर ऐसा कोई भी प्रतिनिधित्व के बारे में बात नहीं कर, ये मिटा देता, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है।
बट उन्होंने नहीं लिया तो अलग की बात है, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन बनाया इसमें बात हो सकती है। ठीक है, गैंग प्लैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, गैंग प्लैंक की थ्योरी है जो हेनरी फ्यूल द्वारा दी गई। ठीक है, लेवल जंपिंग ऑफ हायरार्की करते हैं, इसके बारे में मैंने ऐड किया है, एक चार्ट है, आप अच्छे समझ जाएंगे इसको। होता ही है कि सारे अधिकारी होते हैं, यानी कि ये इसमें टिप टॉप पे है, फिर ये है, ये है। अब हेनरी फुल ने ये बताया कि मान लीजिए इनका सबका क्रम होना चाहिए, इसे कहते हैं हम लोग हायरार्की, पदानुक्रम जिसे हम लोग। ठीक है, मतलब ये यहीं होना चाहिए सब कुछ, मतलब यहाँ से जो बात करेगा यहाँ जानी चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं डी की सी की तरफ जाना चाहिए, सी, ठीक, इस तरीके से बात होनी चाहिए। इफ़ गैंग प्लैंक का सिद्धांत आया था इससे रिलेटेड कि यदि इस व्यक्ति को इससे डायरेक्टली बात करनी होगी तो ये क्या करेगा, इससे डायरेक्टली बात कर सकता है, इसे कहते हैं लोग लेवल जंपिंग, और इसे वो कहते हैं गैंग प्लैंक थ्योरी। हेनरी फ्यूल के शब्दों में है, बट इसमें डिटेल में नहीं है क्योंकि कॉमर्स में ज़्यादातर ऐसे फिजे मैनेजमेंट वाले में ज़्यादातर ये गैंग प्लैंक पूछा जाता है। बट हाँ, हम लोग ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को जी को अगर बात करनी है बी से डायरेक्टली तो इतना घुमा के नहीं जाएगा, बेसिकली डायरेक्टली इससे बात कर लेगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना आपको है। उसके बाद में स्वामित्ववादी पजेसिव इंडिविजुअलिज्म फेमस, एंड आपने अगर पॉलिटिकल थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और थिंकर्स को पढ़ा है तो आप इसका आंसर सीपी मैकफर्सन होगा। बट आपको ये पढ़ा होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फिर रिपीटली हो सकता है दूसरे फॉर्म में कि पजेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है, स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद क्या है। तो इन्होंने हॉब्स टू लॉग, इनकी जो बुक है उसमें इन्होंने बताया है कि हॉब्स और लॉग जो है, इसे कह सकते हैं कि लोग नेगेटिव लिबर्टी को नहीं मानते, ये पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर हैं सीपी मैकफर्सन। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति ही सब कुछ अकेले नहीं है, तो बेसिकली उनको क्रिटिक करते हैं एक प्रकार से हॉब्स टू लॉग को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, आप कह सकते हैं कि ये भी एक शीत युद्ध काल से घटनाओं से एक मेजर मतलब जगह से लिया गया क्वेश्चन है। बहुत ही आसपास के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में हुए, एक एक दिन का डिफरेंस था सिर्फ 1 ईयर में। तो देखते हैं इसके, फिदेल कास्त्रो क्यूबा में सत्ता में है, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बनते हैं, पॉप जॉन, और ने क्रेमलिन को परमाणु युद्ध से बेचने की चेतावनी दी, अमेरिकन विमान U-2 क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया, सोवियत नेता खुर्शीव ने घोषणा की कि वे क्यूबा से अपनी मिसाइल वापस हटाएंगे। जिसका आंसर बिल्कुल सिंपल उन्होंने दे दिया था ABCDE। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे। फिदेल कास्त्रो जब आते हैं, वैसे समझिए कि जब शीत युद्ध का काल चल रहा है और अपने ऐसे चरम पे जा रहा है धीरे धीरे करके, डिटेंट भी पॉलिसी अपनाई जा रही। तो 1959 में क्या हुआ, जो कास्त्रो थे, फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की सत्ता संभाली। कह सकते हैं कि अगर अमेरिका के पास है थोड़ा सा यहाँ पे क्यूबा, ठीक है, वो भी कौन सी थी, समाजवादी वाली, जिसे हम लोग कहते हैं रूस की, उस समय स्टालिन जिस समय। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बनते हैं, ये घटना 1961 में। और पॉप जॉन जो थे क्रेमलिन को परमाणु युद्ध बचने की, अब देखिए इसने ये नहीं पूछा कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, उसने कुछ और पूछ लिया कि परमाणु युद्ध से बचने की चेतावनी दी अमेरिका को। अब देखना, ये 25 अक्टूबर को घटना होती है 1962 को, क्रेमलिन को परमाणु से बचने की चेतावनी दी। बट हुआ क्या कि अमेरिकन विमान था U-2 क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया। U-2 कह सकते हैं कि स्पाई वाला कर रहा था कुछ काम, तो जासूसी की वजह से 27 अक्टूबर, देखिए 2 दिन का गैप किया है इन्होंने सिर्फ, और उसको स्टेटमेंट को डाल दिया कि एक अमेरिकी जासूस क्यूबा की सेना ने मार गया, संकट और बढ़ गया। क्योंकि फिर कह सकते हैं कि शीत युद्ध होने ही वाला था, ऐसा लग रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 होने ही वाला था। फिर सोवियत नेता जो खुर्शीव थे उस समय, सॉरी स्टालिन मैंने बता दी, खुर्शीव थे उस समय, क्यूबा से अपनी मिसाइल को हटाएंगे। तो क्या किया कि एक प्रकार से थ्योरी की गई कि अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार है और चलाने वाला है, तो एक हमारी तरह हेजीमनी क्रिएट की गई। तो सोवियत नेता जो थे हमारे खुर्शीव, उन्होंने अपनी सारी मिसाइलों को वापस ले लिया और ये थोड़ा संकट घट गया, जिसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 का संकट भी एक बार से रुकने की कोशिश हो गई थी। 90 अभी देखिए 25, 27, 28, यानी कि बहुत ही करीब की डेट पूछ ली थी। तो इसको आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, जिससे आपको नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इस तरीके से कोई आता है, डायरेक्टली रेट वाला भी आ जाए, तो आप उसे क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स रिटन बाई केट मिलेट, ये भी PYQ है, तो आप इसको याद कर लीजिए, केट मिलेट रहेंगी इसमें। और इनका जो फॉरवर्ड किया है, कह सकते हैं प्रस्तावना वाले जिसे हम लोग कहते हैं, वो कैथरीन मैकेनॉन ने किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की गारंटी दी गई है। तो हमारा आर्टिकल 29 यही बात कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इलेक्ट्रोड वाज प्रोवाइडेड टू मुस्लिम कम्युनिटी बाय, ये मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको सेपरेट कब दिया गया। तो देखिए इसमें अगर हम लोग करना चाहते तो 3 तो कहीं से भी नहीं आते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 1909 होगा आपका करेक्ट आंसर। कैसे, भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। अगली बार क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूँ, फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की बात की। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि 1909 को सुधार का नाम, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या किया गया था, अब उल्टा भी कर सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। इस तरह मुसलमानों को ये विशेष अधिकार दिया कि केवल अपने समुदाय के, हुआ ये कि ये जिसे मान लेते हैं वोटिंग है, तो यहाँ पे जनता रहती है एक एरिया में मुसलमान, ठीक है, यहाँ हिंदू है और यहाँ कुछ मिक्स में भी, तो यहाँ पर अगर कोई चुनाव होगा तो वहाँ सिर्फ मुसलमान ही दे सकेंगे। लॉर्ड मिंटो को भारत में मुसलमानों का संरक्षक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कहा जाता है। मिंटो को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इतना डेटा दे दिया था क्वेश्चन में कि एक बार तो पढ़ने में ही टाइम चला जाए इस क्वेश्चन को। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन बीते वर्ष में मजबूत हुआ, इसकी कुछ आधारभूत विशेषता। अब ये क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग जब पढ़ते हैं नारीवाद से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और उसमें से डीपली है थोड़ा सा, क्योंकि डेटें दी हैं और उसमें सही पूछा गया है। तो पहला था कि 1848 में आयोजित सेनेका फॉल्स सम्मेलन से यूएसए महिला अधिकार आंदोलन को जन्म होता है। पहला, यूएस संविधान के 19वें संविधान ने यानी 1920 में अमेरिका महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। राष्ट्रीय महिला वयस्क मताधिकार संगठन जो बना 1869 में स्थापित किया गया। नारीवादी विचारक सिमोन दी बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स प्रकाशित की थी। अमेरिका में अश्वेत महिलाओं का इतिहास सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग ने द्वारा वर्णित किया गया। तो अगर हम इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर एक है ABCD। सबसे पहले आते हैं सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में, इन्होंने 1848 में आता है, ठीक है, संगठित था। पहली बात तो ये देखना है कि पहला संगठित महिला अधिकार आंदोलन था। इसका क्या था, एलिजाबेथ कैंडी स्टर्नर और ल्यूक्रेटिया मॉट नेतृत्व किया, ठीक है। ये शुरुआत हुई यहाँ से, मान लेते पहला ही सम्मेलन होता है सबसे पहले। फिर 19वां संविधान दिया जाता है 1920 में, मताधिकार दिया जाता है 1920 में अमेरिका में, और इसमें थे सुसान बी एंथोनी एंड एलिजाबेथ कैंडी स्टर्नर, ठीक है। इसमें बढ़ गए सुसान बी एंथोनी आ गए। राष्ट्रीय महिला वयस्क मताधिकार संगठन 1869 में बना था। नेशन वुमेन सफरेज एसोसिएशन यानी NWSA 1869 सुसान बी एंथोनी और एलिजाबेथ कैडी स्टैनन द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाना था। सेकंड सेक्स आती है 1949 में। अच्छा, आपको याद होगा पिछले जून जो अगस्त एग्ज़ाम हुआ उसमें इस बुक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, द सेकेंड सेक्स 1949, इसे क्रोनोलॉजिकल में लगाना था। उसमें भी दी थी, मिशेल फुको की बुक दी थी और 2-3 बुकों को क्रोनोलॉजिकल में लगाना था। तो ये ध्यान रखना था, सेकेंड सेक्स 1949 में हुई। अमेरिका में अश्वेत महिलाओं का जो था वो ग्रेटा थनबर्ग जो है वो एक पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, ठीक है, पर उनका अधिकार से कोई संबंध नहीं था और उनको देने वाले थे आपके बेल हुक और आपके जो अश्वेत विचारधारा की जो स्टार्टिंग करने वाले वही आपके बेल हुक को आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मैंने दिखाया आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बट अभी के लिए जो आपने क्वेश्चन देखे उनको रिपीटली एक बार देखिए और मतलब आप कह सकते हैं इससे क्वेश्चन करीबन 10 या 15 से क्वेश्चन ज़्यादा आपके नेक्स्ट एग्जाम में इसी से बन सकते हैं। तो हमारी वीडियो के क्वेश्चन आज इतने ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में इस बचे हुए क्वेश्चन को। तब तक हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या अगला एग्ज़ाम देंगे जून 2025 का, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस टेलीग्राम पे, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।